हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे हुए होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास मैसेज किया, कॉल किया, सर प्रैक्टिकल होने वाला है तो चार्ट में उन लोगों ने अमीबा बनाया है, तो उसके लिए कह रहे हैं सर इसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए जिससे कि हम सभी लोग उससे जानकारी ले सकें। ठीक है, तो इसी को देखते हुए मैं आज आप सभी लोगों के लिए अमीबा के बारे में एक क्लास लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं टॉपिक पे। तो जैसा कि हमें पढ़ना है अमीबा के बारे में। ठीक है, हमें पढ़ना है अमीबा के बारे में। तो अमीबा के बारे में पढ़ने से पहले हम इसके बारे में, मान लीजिए हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे तो हमें इसकी पूरी जानकारी लेना है एक सीरियल बाय सीरियल से। ठीक है, कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है, सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है। ठीक है, मान लीजिए ये एक जीव है, अमीबा एक क्या है, जीव है, ऑर्गेनिज्म है। तो इसे किसी न किसी क्लास में रखा गया होगा, इसकी भी कुछ स्पीसीज होगी, इसका भी कुछ जीनस होगा। ठीक है, इसका भी कुछ फाइलम होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है, सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है। तो पहली हेडिंग आपकी होगी क्लासिफिकेशन, या इसी को आप कहेंगे सिस्टमैटिक पोजीशन। ठीक है, सिस्टमैटिक पोजीशन क्या होती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कई सारे, यानी कि जो उनका किंगडम होगा, यानी कि जो जीव होते हैं उन्हें किंगडम में किस में रखा जाता है। मान लीजिए इसके 5 किंगडम हैं, आप लोग पढ़े होंगे किंगडम टोटल अभी तक। मान लीजिए जिसके बारे में हम पढ़ते हैं 5 किंगडम के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जैसे प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक, प्लांटी और एनेमेलिया। तो उनमें से मान लीजिए उनको भी कई सारे, फिर उनके फाइलम कई सारे हैं अलग अलग। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, जो बात करेंगे प्रोटोजोआ की। ठीक है, उधर हम नहीं जाएंगे, नहीं काफ़ी डीपली चले जाएंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि जो प्रोटोजोआ होता है उसका जो फाइलम होगा, उसका जो फाइलम होगा वो होता है प्रोटोजोआ। ठीक है, सॉरी, अमीबा का जो फाइलम होगा वो क्या होगा, प्रोटोजोआ। यानी कि प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत अमीबा को रखा गया है। ठीक, फिर इसकी सुपर क्लास, इसकी जो सुपर क्लास होती है वो होती है सार्कोडिना। ठीक है, इसकी जो सुपर क्लास होती है वो होती है सार्कोडिना। यहाँ पर देख लीजिए फाइलम जो है, इसके बाद फिर आएगा सब फाइलम भी आता है। ठीक है, सब फाइलम भी आता है, तो बहुत ज़्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना है। तो आप देखिए फाइलम क्या है, प्रोटोजोआ। सुपर क्लास इसकी क्या है, सार्कोडिना। फिर क्लास क्या है, राइजोपोडिया। क्लास क्या है आपकी, राइजोपोडिया। ऑर्डर क्या है, अमीबिडा। ऑर्डर क्या है आपका, अमीबिडा। जीनस क्या है, अमीबा। और स्पीसीज क्या है आपकी, प्रोटियस। स्पीसीज क्या है, प्रोटियस। एक चीज़ यहाँ पर हमेशा याद रखना कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम जीनस स्पीसीज लिखते हैं तो उसे हमेशा अंडरलाइन करते हैं। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनस और स्पीसीज लिखते हैं हैंड राइटिंग से तो उसे हम अंडरलाइन करते हैं। जैसे कि जीनस हमारा क्या है, अमीबा, इसे भी अंडरलाइन करेंगे। और स्पीसीज जो है प्रोटियस, यानी कि जिसके बारे में हम, जिस अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसकी जो स्पीसीज है वो है प्रोटियस। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा कि जितनी सारी बातें मैं बताया जा रहा हूँ, यानी कि इसका क्लासिफिकेशन
और भी जितनी सारी अभी हम लोग आगे जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे उनको आप नोट डाउन करते जाइए, यानी कि पेन कॉपी लेकर बैठिए, उसे नोट करते जाइए, ताकि फिर मान लीजिए कि आपको ऐसे देखेंगे मूवी की तरह देखते चले गए स्किप कर कर के वीडियो, तो आपको समझ में नहीं आए कुछ भी चीज़ें। आराम से देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, और जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं लिखाई जा रही हैं उसे लिखिए, इसलिए कि आपका जो भी मान लीजिए टॉपिक पूरा क्लियर हो सके, ताकि आप उसे फिर एक बार से पढ़ सकें, अपनी नोट्स बना लेंगे। जितनी सारी चीज़ें लिखाई जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज 3 पेज में आ जाएंगी सारी चीज़ें, आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगर नोट डाउन किए रहेंगे तो आप प्रैक्टिकल के पहले 1 घंटे पहले उसे तुरंत ही क्या कर सकते हैं, एक बार रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, तो चल ये इसका हो गया क्लासिफिकेशन या सिस्टमैटिक पोजीशन। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे। अब अगर मालूम चला हो कि सर ने तो इसे इरेज कर दिया, तो ऐसा नहीं है, वीडियो पीछे करके आप इसे देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि ये आपको दिख रहा है एक डायग्राम है जो कि अमीबा का बना है। ठीक, आप मान लीजिए कि मैंने बनाया है इस प्रकार से, आप इसे किसी और भी प्रकार से बना सकते हैं। आपके पास प्रैक्टिकल की बुक होगी, उसमें देखिए कुछ अलग तरीके से दिया होगा, वो सारी चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी कि कहीं पे इसका डायग्राम इस तरह से दिया रहता है, कहीं पे कुछ अलग तरीके से दिया रहता है, ऐसा क्यों है, सारी चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले जानिए इसके बारे में कि अभी आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम इस प्रकार से बनाया है, कहीं और किसी बुक में देखेंगे तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से भी कुछ मिलेगा आपको, कुछ इस तरीके से भी मिलेगा। तो कहीं पे भरी कितनी भी बार देखिए आपका इसका डायग्राम बहुत जगह चेंज मिलता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो अमीबा होता है, यानी कि अमीबा जो होता है इसका कोई भी आकार नहीं होता है, इसका कोई भी आकार नहीं होता है, यानी कह सकते हैं कि ये निश्चित आकार इसका नहीं होता। यानी कि आप इसे इस प्रकार से भी बना दीजिए और इसका नाम दे दीजिए अमीबा का, तब भी ये क्या है, एक अमीबा है। किसी भी प्रकार से आप इसे बना दीजिए, अगर इसका नाम आप दे दीजिए कि ये अमीबा है, तो ये अमीबा है, क्योंकि इसका कोई भी आकार नहीं होता है। जो यहाँ पर आपको बोर्ड में इसका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए इस तरह से बनाया गया है क्योंकि इसके अंदर जो भी सारी क्रियाएं होती हैं, इसकी जो जैविक क्रियाएं होती हैं, वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको सभी को दर्शाया गया है। जब किसी भी अमीबा के अंतर्गत जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसकी वाइटल एक्टिविटीज़ यानी कि जैविक क्रियाएं होती हैं, उनके बारे में सारी चीज़ें यहाँ दर्शाया गया है। इसलिए इसका डायग्राम जो है, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिया गया है। तो अब इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ये बना हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम कि इसका इस भाग को हम कहते हैं पोस्टीरियर इंड, इस भाग को कहते हैं पोस्टीरियर इंड, और इस भाग को कहते हैं एंटीरियर इंड। ठीक, इस भाग को कहेंगे पोस्टीरियर इंड और इस भाग को कहेंगे इंटीरियर इंड। अब उसके बाद देखते हैं कि आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहली चीज़ ये है कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये क्या है, जीव है, ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये एक जीव है। और अभी इसके बारे में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिए, आगे आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसमें कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो आप देखते होंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म ने सबसे पहले क्या होता है, उसकी कोई ना कोई एक लेयर होती है, उसकी कोई ना कोई एक परत होती है। तो जो अमीबा की परत होती है, ये इसकी जो लेयर दिख रही है आपको, इसी का नाम दिया जाता है प्लाज्मा लेमा। इसका नाम क्या दिया जाता है, प्लाज्मा लेमा। यानी कि अमीबा की जो एक मेम्ब्रेन होती है, इसकी एक परत जो होती है, जो इसे चारों ओर से क्या करती है, बांधे हुए होती है, उसको कहा जाता है प्लाज्मा लेमा। और ये एक थिन लेयर होती है,
ये एक थिन लेयर होती है, यानी कि बहुत पतली होती है, जेली के आकार। अगर आप अमीबा को टच करेंगे या इसे देखेंगे तो ये एक जेली के आकार का होता है, यानी कि थिन होती है, थोड़ा चिपचिपी टाइप की। तो ये इसकी एक प्लाज्मा लेमा है। और देखिए, और कई सारे आप ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जो उनकी यानी कि मेम्ब्रेन होती है, कई सारी में सेल वॉल पाई जाती हैं, सेल वॉल पाई जाती हैं, जो कि किसमें की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, किसी में काइटिन की बनी होती है। बट ये अमीबा में ऐसा कुछ नहीं होता, ना इसमें कोई सेल वॉल होती है, सिर्फ एक प्लाज्मा लेमा, एक मेम्ब्रेन होती है जिसे नाम दिया जाता है प्लाज्मा लेमा, और वो भी बहुत थिन होती है, यानी कि बहुत पतली होती है। ठीक है। फिर अब जैसे ही इसके अंदर जाएंगे आप, जैसे ही इसके अंदर जाएंगे, आपको इसमें एक तरल पदार्थ मिलेगा। इसके अंदर आप देखेंगे आपको एक तरल पदार्थ मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य या इसे कहेंगे आप साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है इस अमीबा के अंदर, यानी कि इसकी कोशिका में, इसकी कोशिका में क्या होता है, पूरी कोशिका में फैला हुआ होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म। और जो साइटोप्लाज्म होता है ये डिफ्रेंशिएटेड होता है टू पार्ट में, यानी कि साइटोप्लाज्म डिफ्रेंशिएटेड टू पार्ट। जो इसका आउटर पार्ट होता है, आप देखेंगे कि जो प्लाज्मा लेमा यानी कि इसकी मेम्ब्रेन जो होती है, अमीबा की मेम्ब्रेन होती है, उसके जो बिल्कुल पास में होता है उसे कहा जाता है एक्टोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कितने भागों में डिवाइड हुआ, टू पार्ट में। ठीक है। जो बाहर की ओर होती है, यानी कि जो आउटर होती है, उसे क्या कहते हैं, एक्टोप्लाज्म। और जो एक्टोप्लाज्म यानी कि मेम्ब्रेन से कुछ अंदर की ओर होता है उसे कहते हैं इनर इंडोप्लाज्म। अब यहाँ पे देखिए, जो बाहर की ओर यानी कि आउटर होती है उसे एक्टोप्लाज्म कहते हैं, जो अंदर की ओर यानी इनर होती है उसे इंडोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि जो इसका साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है, वो दो भागों में बटा होता है। एक्टोप्लाज्म जो कि बाहर की ओर होता है, इंडोप्लाज्म जो अंदर की ओर होता है। ठीक है। तो अब आपका प्लाज्मा लेमा हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म हो गया। अब देखते हैं इसके अंदर, यानी कि आप लोग देखते हैं ये कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है। ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है जिसे कहते हैं स्यूडोपोडिया। इसे क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। अब आप देखेंगे कि जो स्यूडोपोडिया होता है इसका क्या कार्य होता है, ये क्यों इस तरह से स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है। पहली चीज़ जानिए, जो ये स्यूडोपोडिया होता है ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, यानी कि ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है स्यूडो और दूसरा होता है पोडिया। यहाँ पर स्यूडो का मतलब होता है फाल्स, स्यूडो का मतलब होता है फाल्स। और अगर फाल्स को आप हिंदी में कहेंगे तो इसका मतलब क्या है, असत्य, सॉरी असत्य। और पोडिया का मतलब होता है फुट, यानी इसे हिंदी में आप कहेंगे तो पैर कह सकते हैं। ठीक है। तो जो स्यूडोपोडिया होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। आप देखेंगे अभी, स्यूडो एक होता है, एक पोडिया होता है। और जो स्यूडो होता है उसे अगर हम हिंदी में देखेंगे, ये क्या है, ग्रीक भाषा का वर्ड है। अगर इंग्लिश में से देखेंगे तो फॉल्स और हिंदी में देखेंगे तो असत्य। और पोडिया जो होता है इसका मतलब होता है फूड, और सॉरी फूट, और इसका मतलब है पैर। तो जो स्यूडोपोडिया होता है इसकी अगर डिफिनीशन दी जाए तो आप क्या कहेंगे कि असत्य पैर।
असत्य पैर का मतलब क्या है कि ये असत्य पैर हैं, हमेशा के लिए नहीं बनते हैं। जब अमीबा को मूवमेंट करना होता है, यानी कि प्रचलन करना होता है, लोकोमोशन करना होता है, तभी ये स्यूडोपोडिया का निर्माण होता है, तभी स्यूडोपोडिया का निर्माण होता है। अब आपसे पूछा जाए कि स्यूडोपोडिया का कार्य क्या है, तो आप बताएंगे कि ये इनके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, यानी कि प्रचलन, चलने की क्रिया में, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में सहायता करते हैं। कौन? स्यूडोपोडिया। और इन्हें क्या कहते हैं? असत्य पैर। ठीक। अब देखिए, अब आपको पता हो गया कि अमीबा क्या करता है? मूवमेंट करता है। किसके द्वारा करता है? स्यूडोपोडिया के द्वारा करता है। ठीक है। और ये कब बनते हैं? ये कुछ यानी कि अनुकूल परिस्थितियों में ही बनते हैं, हमेशा नहीं बनते हैं। मान लीजिए ये कोई एक अमीबा है, इसको यहाँ से यहाँ जाना है, इस स्थान पर जाना है, तो इसमें क्या होता है कि जो इसका साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि जो इसका कोशिका द्रव्य होता है, ये एक तरफ कंसंट्रेट करने लगता है, यानी कि इधर की ओर जाएगा, फ्लो करेगा, इधर की ओर फ्लो करेगा। तो जो इसकी वाल होती है ऐसे जा कुछ निकल जाती है, यानी कि उभरी हुई निकल जाती है, और ये साइटोप्लाज्म फिर इधर फ्लो करेगा, ये कुछ और इधर निकलेगी। तो इस प्रकार से जब इसको इधर आना होता है तो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म इधर आ जाएगा, तो ये इधर ये क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा और ये साइटोप्लाज्म यहाँ जाएगा, ये पूरा अमीबा यहाँ पहुँच जाएगा। यानी कि इसी प्रकार से इसमें क्या लोकोमोशन होता है। इसमें कोई पैर तो होता नहीं है कि चल जाएगा, ठीक है, यहाँ से वहाँ चला जाएगा। इसमें कुछ ऐसी संरचना होती है जो इनके लोकोमोशन में कार्य करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। अब इसके अंदर देखेंगे, यानी कि साइटोप्लाज्म में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? एक लिखा हुआ है फूड वक्यूल्स। फूड वक्यूल्स, इसका क्या कार्य होता है? फूड वक्यूल्स को हिंदी में कहा जाता है खाद्य धानी। क्या कहा जाता है? खाद्य धानी। यानी कि जो अमीबा होते हैं, जो अमीबा होते हैं, उनको भी तो अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होगी। और एनर्जी कब मिलेगी? जब वो कोई पोषण करेगा, भोजन करेगा। तो इसमें भी कुछ खाद्य धान्याँ पाई जाती हैं, फूड वक्यूल्स पाए जाते हैं, जिनमें क्या होता है? फूड मटेरियल्स रिजर्व होता है। फूड मटेरियल्स जो होता है, फूड मटेरियल्स रिजर्व होता है, फूड मटेरियल्स रिजर्व होता है। और ये जो खाद्य धानी होती है, इनका निर्माण किस प्रकार से होता है? जैसे मान लीजिए ये कोई अमीबा है। अभी मैंने बताया ना कि इसका कोई भी आकार नहीं है, निश्चित आकार नहीं। अगर इस तरह से आप बना दिए तब भी कह सकते हैं ये क्या है? एक अमीबा है। तो हम बात कर रहे थे फूड वक्यूल्स की, किस प्रकार से। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक फूड मटेरियल है, ये एक फूड मटेरियल है। जैसे ही कुछ फेवरेबल कंडीशन में, यानी कि अनुकूल परिस्थिति में, ये अमीबा क्या करता है? अगर इसे आभास होता है कि फूड मटेरियल यहाँ पर है, तो ये उसी प्रकार से, जैसे अभी स्यूडोपोडिया का निर्माण हुआ था, उसी प्रकार से क्या करता है? इसका जो पूरा साइटोप्लाज्म होता है, इसी की ओर मूव करने लगता है, इसी की ओर मूव करेगा और यहाँ से आएगा कुछ दूरी पर। मान लीजिए, देखिए थोड़ा छोटा बनाते हैं तो ये मान लीजिए एक अमीबा है, और इसका जो साइटोप्लाज्म है, अगर इसे यहाँ पर भोजन का आभास हुआ है, तो ये इसी की ओर क्या करेगा? मूव करने लगेगा, इसी की ओर मूव करने लगेगा, ऐसे आएगा। फिर उसके बाद यहाँ से क्या करेगा? ये इस फूड मटेरियल्स को पूरा अपने अंदर रख लेता है।
यानी कि इसके चारों ओर से अगर आप देखेंगे कि इस प्रकार से, यानी कि जो इसके स्यूडोपोडिया हैं ये चारों ओर से इसे क्या करते हैं, घेर लेते हैं। यानी कि इसका साइटोप्लाज्म इधर मूव करेगा, फ्लो करेगा और स्यूडोपोडिया का निर्माण होगा। धीरे धीरे ये एक दूसरे से मिल जाएंगे और ये जो फूड मटेरियल बाहर था इस अमीबा के अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार से फूड वैक्यूल्स का निर्माण होता है। अब इसके अंदर ये फूड वैक्यूल्स पहले से ही नहीं प्रेजेंट होती हैं। जब भोजन का कोई कण दिखता है तभी ये इसे क्या करता है, इसे लेने के लिए इसके पास जाता है, लोकोमोशन करता है और उस फूड यानी कि फूड मटेरियल्स जो था उसे अपने अंदर रख लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल्स के रूप में उसे संग्रहित कर लेता है। ठीक है, तो फूड वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये फूड मटेरियल्स को रिजर्व करते हैं। ठीक, अब उसके आगे आप देखेंगे कि इसके अंदर मान लीजिए अमीबा है तो एक कोशिक जीव है, इसमें एक कोशिकीय जीव है, तो इसमें भी क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, एक न्यूक्लियस होगा। अब थोड़ा सा कुछ चीज़ें जान लीजिए अमीबा के कैरेक्टर्स के बारे में। इसे शायद मुझे पहले बताना चाहिए था, कोई बात नहीं। देखिए कि जो अमीबा होता है ये यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है, कामा माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक होता है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय। और माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, सूक्ष्मदर्शी होता है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब सूक्ष्मदर्शी होता है, यानी कि इसे हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए, इसकी सारी क्रियाओं का परीक्षण करने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। और ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है। और यूनिसेलुलर के साथ साथ ये यूकैरियोटिक होता है। यूनिसेलुलर का मतलब कि एक कोशिकीय होता है। अब एक कोशिकीय किसे कहते हैं, बहुकोशिकीय किसे कहते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं, ये आप सब जानते ही हैं। और यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जब आप लोगों को कोशिका पढ़ाया गया होगा तो उसमें बताया गया होगा कि जो कोशिका होती है उसके 2 टाइप होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, थोड़ा देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलपमेंट नहीं होता है, यानी कि उसका जो न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो न्यूक्लियस होता है, जो इनका न्यूक्लियस होता है वो अच्छे प्रकार से डेवलप नहीं होता है। यानी कि इनकी जो न्यूक्लियस होता है आप अभी देखेंगे इसमें समझ में आ जाएगा लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनका जो न्यूक्लियस होता है ये पूर्ण रूप से क्या होता है, डेवलप होता है। यानी कि इसके अंदर बहुत सभी जितने भी कोशिकीय अंग हैं वो सभी उपस्थित होते हैं, यानी कि सेलुलर ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बट जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनके न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि जो इनका न्यूक्लियस होता है या साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत सारे जो कोशिकीय अंग होते हैं, कोशिकांग होते हैं, वो विकसित नहीं होते हैं। तो एक कोशिकीय होता है अमीबा, यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक का मतलब आप समझ गए हैं कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलपमेंट होता है और इसके अंदर बहुत सारे कोशिकीय अंग यानी कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, इस प्रकार से जितने भी इसके कोशिकीय अंग होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। तो जो अमीबा है आप जानते हैं ये एक कोशिकीय है, सूक्ष्मदर्शी होता है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, यानी कि नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो यूकैरियोटिक हो गया, एक कोशिकीय हो गया। अब देखिए जो अब यूकैरियोटिक
के बारे में आप जान गए कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनका जो केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलपमेंट होता है। तो इस अमीबा के अंदर भी एक न्यूक्लियस पाया जाता है जो पूर्ण रूप से क्या होता है, डेवलप्ड होता है। यानी कि जो इसका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, कह सकते हैं जो केंद्रक द्रव्य होता है, वो एक मेम्ब्रेन के द्वारा पूर्ण रूप से घिरा होता है। ये न्यूक्लियस है और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियो मेम्ब्रेन, यानी कह सकते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। चलिए यहाँ पे जगह नहीं है, आप लिख लीजिएगा कि जो न्यूक्लियस होता है इसकी ऊपर जो एक लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसे कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी जो आर्गन्स होते हैं, कोशिकीय आर्गन्स होते हैं, वो सारे रहते हैं। लाइक जैसे कि क्रोमैटिन और इस प्रकार से बहुत सारे जो इसके कोशिकीय ऑर्गन्स हैं वो सारे न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो जो ये सारे ऑर्गन्स होते हैं इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक, तो अमीबा में किस प्रकार का न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलपमेंट होता है। एक कोशिकीय अमीबा होता है, कोशिका का टाइप क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। अब आते हैं आगे, ये वाटर ग्लोब्यूल्स लिखा हुआ है, आप देखेंगे कुछ छोटे छोटे बहुत सारे, यहाँ पे मैंने दो ही बनाया है, इसके शरीर में यानी कि इसकी कोशिका के अंदर बहुत सारे इस तरह से वाटर ग्लोब्यूल्स होते हैं। यानी कि मेनी स्मॉल्स होते हैं, स्मॉल्स ही होते हैं लेकिन कई सारे होते हैं, यानी सेवरल्स होते हैं, कई सारे होते हैं। तो यहाँ पे एक ही बनाया गया है। वाटर ग्लोब्यूल्स जो नाम यहाँ पे दिया जाता है, इसके अंदर कुछ कलरलेस फ्लूइड भरा होता है, कलरलेस फ्लूइड भरा होता है, यानी कि रंगहीन एक द्रव्य भरा होता है। कुछ कुछ जगह पर, यहाँ पे पूरे में नहीं, यानी कि कुछ कुछ स्थानों पर ऐसा दिखता है जो कलरलेस क्या होता है, फ्लूइड होता है, जिसे हम नाम देते हैं वाटर ग्लोब्यूल्स का। ठीक, अब आते हैं आगे, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। आप देखेंगे अमीबा के पोस्टीरियर इंड में, हमेशा पोस्टीरियर इंड में एक कुछ बड़ी संरचना गोल टाइप की यानी कि राउंडेड होती है, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। अब देखते हैं ये कॉन्ट्रेक्टाइल्स वैक्यूल्स क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल्स वैक्यूल्स, जो ये कॉन्ट्रेक्टाइल्स वैक्यूल्स होता है, ये हेल्प करता है अमीबा के एक्सक्रीशन में, हेल्प करता है अमीबा के एक्सक्रीशन में। अभी इसके बारे में हम पूरी तरीके से जब इसके अमीबा में एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तो उसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये हेल्प करता है। तो ये था आपके अमीबा का स्ट्रक्चर और उसका क्लासिफिकेशन। अब हम इसके शेप एंड साइज़ के बारे में बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर में यानी कि इसमें जो मान लीजिए कि न्यूट्रिशन, पोषण किस प्रकार से होता है, रिस्पायरेशन किस प्रकार से होता है, एक्सक्रीशन किस प्रकार से होता है। यानी कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो इसे भी जीने के लिए मान लीजिए कुछ भी भोजन की आवश्यकता होगी तो ये क्या करेगा, पोषण भी करेगा। यानी कि न्यूट्रिशन, कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट लेगा, पोषण लेगा। अगर पोषण करेगा तो क्या होगा, जीव है ये भी क्या होगा, श्वसन भी करेगा, यानी कि रिस्पायरेशन भी करेगा। रिस्पायरेशन करेगा तो क्या होगा, एक्सक्रीशन भी होगा, यानी कि उत्सर्जन भी होगा। ठीक, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि अमीबा में किस प्रकार से पोषण होता है, किस प्रकार से श्वसन होता है, किस प्रकार से उत्सर्जन होता है। तो अगर आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो देखते हैं आगे। अब हम इसके बारे में कुछ जो इसके अंदर वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं, जीवन की क्रियाएं होती हैं, उनके बारे में जानते हैं। आपको ये सारी बातें तभी याद रहेंगी जब आप इसे नोट डाउन करेंगे, यानी कि जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उन्हें आप नोट करेंगे।
अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर के बारे में फिर से याद दिलाएंगे, इसका भी कोई भी एक निश्चित आकार नहीं होता है। यानी कि अगर आप इसके स्ट्रक्चर की डायमीटर की लेंथ की बात करें तो ये लगभग 250 टू 600 माइक्रोन डायमीटर का होता है। यानी कि इसका व्यास जो होता है वो लगभग 250 से 600 माइक्रोन डायमीटर का होता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। यानी कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम जान गए हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किसका क्या कार्य होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसमें न्यूट्रिशन की, यानी कि पोषण की। हम बात करेंगे इसमें पोषण की। तो अगर आप लोग पोषण पढ़े होंगे तो टाइप ऑफ पोषण, ठीक है, यानी कि पोषण के प्रकार में पढ़ाया गया होगा आपको कि पोषण कितने प्रकार से होता है। तो आप कहे होंगे 2 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण या विषम पोषण। तो अब इतना डीपली हम नहीं जाएंगे, टाइम काफ़ी लग जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखना, अमीबा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो पोषण होता है वो होता है होलोजोइक। इसमें किस प्रकार का न्यूट्रिशन होगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। और जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है वो भी एक टाइप से होता है जिसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस का मतलब क्या है? यानी कि फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि जो ये अमीबा होता है ये यानी कि अपने से छोटे ही जीवों का क्या करता है? भक्षण करता है। यानी कि अपने से छोटे जीवों को ही अपने भोजन के रूप में यूज करता है। ठीक, अब हमने इसमें बताया कि मान लीजिए कोई क्या है, एक अमीबा है। यहाँ पर इसे एक फूड दिखा, यहाँ पर इसे एक फूड का कण दिखा और यहाँ पर ये एक अमीबा है। तो हमने अभी बताया कि जैसे ही इसे कोई फूड दिखेगा तो ये उसकी ओर क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। और मूवमेंट ये किसके द्वारा करता है? स्यूडोपोडिया के द्वारा। और स्यूडोपोडिया का निर्माण किसके द्वारा होता है? साइटोप्लाज्म के फ्लो के द्वारा। यानी कि इसका जो साइटोप्लाज्म है एक ओर बहने लगता है, यानी जिधर इसको मूवमेंट करना होता है उसी की ओर बहने लगता है। अब देखेंगे ये जो अमीबा है मान लीजिए कुछ साइटोप्लाज्म इधर ज़्यादा जाने लगा और कुछ साइटोप्लाज्म इधर। तो इधर जिधर साइटोप्लाज्म ज़्यादा फ्लो होगा उधर ही क्या होगा? स्यूडोपोडिया का निर्माण होगा। अब देखते हैं, थोड़ा सा इसे और आगे करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर तो जो ये अमीबा है ये फिर आगे फ्लो करेगा, यानी फिर आगे मूवमेंट करेगा। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो फ्लो करेगा। और ये इस प्रकार से इसे अपने अंदर बंद कर लेगा। किसके द्वारा? स्यूडोपोडिया के द्वारा। अब देखेंगे कि ये पूरा का पूरा भोजन का कण किसके अंदर आ गया? अमीबा के अंदर। अमीबा के अंदर आ गया। और ये जब भोजन का कण इसके अंदर आ जाता है तभी हम इसे क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल्स। तब इसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल्स। अब इसी के अंदर इसका क्या होगा? पाचन यानी कि डाइजेशन भी होगा। किसके अंदर? फूड वैक्यूल्स के अंदर ही इसका डाइजेशन भी होगा। अब इसके अंदर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम तो है नहीं है, इसके अंदर कोई स्टमक तो है नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि जैसे कि
ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होता है, इसके अंदर तो ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई भी स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर इसका भोजन डाइजेस्ट होता है, भोजन का पाचन होता है, वो क्या, उसे हम कहते हैं फूड वोक्यूल्स। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें न्यूट्रिशन किस प्रकार का होगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा, और वो भी होता है फाइगोसाइटोसिस के द्वारा। यानी कि फाइगोसाइटोसिस का मतलब होता है भक्षक, यानी कि ये इनका शिकार करता है, यानी कि भक्षक अणु जिसे आप कह सकते हैं, भक्षक करना या भक्षी बोलते हैं इसे, भक्षक करना कह सकते हैं। ठीक है, फाइगोसाइटोसिस के द्वारा ही होता है। अब देखते हैं, मान लीजिए भोजन है, डाइजेशन इसका हुआ है, ठीक है, तो ये इसका हो गया न्यूट्रिशन, इस प्रकार से इसमें न्यूट्रिशन होता है। अब हम देखेंगे रिस्पायरेशन। यानी कि श्वसन। मान लीजिए एक अमीबा है, हमने बताया इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। अब न्यूक्लियस ये कोशिका है और यूकैरियोटिक कोशिका होती है, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होंगे, सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगी और भी ऑर्गेनल्स होंगे, जितने भी सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी होंगे। तो अब हमें पढ़ना है रिस्पायरेशन, यानी कि श्वसन। श्वसन का मतलब क्या आप लोग जानते होंगे कि जैसे यहाँ पर जो होगा वो श्वसन किस प्रकार से होगा, मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन होगी इसके अंदर इंटर्स करेगी, और इसके अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ होगा वो इससे बाहर होगा, इसकी त्वचा से, यानी कि कह सकते हैं इसकी शरीर से बाहर होगा। इसी को हम कहेंगे क्या, रिस्पायरेशन यानी श्वसन। तो इसमें कोई भी स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स नहीं होता, या कह सकते हैं नो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, कोई भी स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स नहीं होता, स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स नहीं होता, ना ही इसमें कोई रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है। तो इसमें श्वसन किस प्रकार से होता है, तो वही हम देखेंगे कि जब इसके अंदर मान लीजिए वाइटल एक्टिविटीज़ होंगी, ऑक्सीजन इसके अंदर प्रवेश करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर निकलेगी। तो जो ये इसके अंदर रिस्पायरेशन होता है वो इसकी त्वचा के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है, इसकी सरफेस के द्वारा, इसकी सतह के द्वारा ही होता है। क्योंकि जो इसकी त्वचा होती है, यानी कि हमने बताया था त्वचा क्या नाम दिया था, प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा होती है जो, ये होती है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल का मतलब क्या है यहाँ पर, कि अर्धपारगम्य होती है। क्या होती है, अर्धपारगम्य होती है, यानी कि सेमी परमिएबल अर्धपारगम्य होती है। तो इसकी सतह के द्वारा, यानी कि अमीबा की सरफेस के द्वारा ही ऑक्सीजन इसमें इंटर्स करती है और कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर निकलती है। अब इसकी भी बहुत सारी क्रिया, मतलब कि क्रियाएं हैं, स्टेप होते हैं, इतना डीपली हम जाएंगे तो काफ़ी वो हो जाएगा। बाकी इतना सारा जितना आपको बताया जा रहा, अगर आप लोग इतना ही अच्छे से पढ़ लेंगे, अगर इसमें से कहीं से भी आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो इससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा। अगर इससे पूछ रहा हो तो बाकी एग्जामिनर की इच्छा, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो ये इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा लेमा होती है, ये सेमी परमिएबल होती है, अर्धपारगम्य होती है। और अर्धपारगम्य का मतलब क्या होता है कि इसकी जो सतह यानी कि सरफेस होती है, इसमें से जैसे कि वाटर और स्मॉल सॉल्यूट जो होते हैं,
वाटर स्मॉल सोल्यूट जो होते हैं ये इसके अंदर बाहर जा सकते हैं। यानी कि पारगम्य मतलब क्या है, अगर पारगम्य मतलब आप कोई देखे होंगे, जैसे नाम सुने होंगे पारगम्य, परमिएबल मेम्ब्रेन, पारगम्य झिल्ली के नाम सुने होंगे, अर्ध पारगम्य। यानी कि अर्ध पारगम्य का मतलब क्या है, कुछ ही मिनरल्स कह सकते हैं, कुछ ही फ्लूइड इसके अंदर जा सकते हैं और इससे बाहर भी जा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो वाटर के कंसंट्रेशन से हाई होता है, इसलिए वाटर इसकी सरफेस से अंदर नहीं जा सकता, इससे बाहर निकलेगा लेकिन अंदर नहीं जा पाएगा, इसके अंदर नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं अंदर जा पाएगा, क्योंकि आप लोग सुने होंगे कि जो फ्लूइड होते हैं, जो द्रव होते हैं, वो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होते हैं, यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होते हैं, यानी कि हाई कंसंट्रेशन की ओर से लोअर कम कंसंट्रेशन वाले की ओर बहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे परासरण दाब, तो उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का यूज किया जाता है। उसमें देखे होंगे जिसका हाई कंसंट्रेशन होता है उसकी ओर से लो कंसंट्रेशन वाले की ओर फ्लूइड का मूवमेंट होता है, यानी कि फ्लूइड उधर ही क्या होगा, फ्लो हो करेगा। तो इसकी कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन जो होगी इसी सरफेस के द्वारा ही इसके अंदर प्रवेश करेगी, जिससे कि इसकी कोशिका में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये भोजन का डाइजेशन किया था उससे जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, जो भी मिनरल्स प्राप्त किए थे उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ग्लूकोज से ही मिलकर बने होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के छोटे छोटे अणु ही होते हैं ग्लूकोज। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, जिसे हिंदी में आप क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। और ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो इससे जो एनर्जी निकलती है, इससे क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। और एनर्जी किस रूप में निकलती है, ये एटीपी के रूप में निकलती है, एटीपी की, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है, और इसके साथ साथ कुछ जल भी इससे रिलीज होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बन रही है ये किसके द्वारा बाहर निकलेगी, यही इसकी सरफेस के द्वारा, यानी इसकी सतह के द्वारा ही बाहर निकलेगी। इस प्रकार से इसमें श्वसन होता है। अब आगे देखते हैं। श्वसन हो गया, अब देखेंगे उत्सर्जन, यानी एक्सक्रीशन, उत्सर्जन देखते हैं। अब हमने मान लिया कोई भी चीज़ खाएंगे तो उसका डाइजेशन होगा, जब उसका डाइजेशन होगा तो सारी चीज़ें हम अपने अंदर उसे कलेक्ट करके नहीं रख सकते, कुछ वेस्ट मटेरियल होता है जिन्हें हम शरीर से बाहर करते हैं, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन, यानी कि एक्सक्रीशन। तो अमीबा में किस प्रकार का एक्सक्रीशन होता है देखते हैं। मान लीजिए एक अमीबा है, तो इसके अंदर क्या होगी, एक न्यूक्लियस होगा, मान लीजिए ये क्या है, न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक है। ठीक है, तो अभी हमने जब इसके पहले अमीबा का स्ट्रक्चर देखा था तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें एक इस प्रकार की पोस्टीरियर एंड में कुछ राउंडेड एक संरचना दिख रही थी, जिससे कि हम क्या कहते थे,
कॉन्ट्रैक्टाइल्स वैक्यूल्स कहते थे। तो जो ये कॉन्ट्रैक्टाइल्स वैक्यूल्स होती है, दरअसल देखेंगे कि इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि अमीबा एक सिंपल ही स्ट्रक्चर होता है। इसमें मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया था वो सारी चीज़ें मैंने पहले ही बताया कि उसके अंदर पहले से प्रेजेंस नहीं होती। जैसे फोर्ड वैक्यूल्स पहले से प्रेजेंट नहीं होता, किस प्रकार से बनता है वो भी मैंने बना के दिखाया आपको। जो कॉन्ट्रैक्टाइल्स वैक्यूल्स होता है, जब इसके अंदर डाइजेशन होता है तो उस डाइजेशन से कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी निकलता है, और यही वेस्ट मटेरियल्स क्या होता है, एक जगह पर क्या होता है, इकट्ठा होता जाता है और ये एक संरचना का निर्माण कर लेता है जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल्स वैक्यूल्स। इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल्स वैक्यूल्स। लेकिन यहाँ पर जो ये वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है, ये इसके साइटोप्लाज्मिक, जो इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, इसके कंसंट्रेशन के कुछ लगभग ज़्यादा ही होता है। इसका कंसंट्रेशन कुछ इससे ज़्यादा होता है, नहीं तो ये इसकी सरफेस द्वारा बाहर निकल सकता था। लेकिन जो इसके डाइजेशन में ऑक्सीडेशन से जो H2O कुछ मात्रा में बना था, वो क्या होता है, इसकी सतह से बाहर निकल जाता है। और इसके डाइजेशन में, यानी कि जब इसका डाइजेशन होता है, रिस्पायरेशन होता है, तो उसमें से कुछ अमोनिया भी बनती है। तो अमोनिया भी इसकी सतह से ही कुछ मात्रा तक बाहर निकल जाती है। इसलिए जब ये अमोनिया का एक्सक्रीशन करता है अमीबा, इसीलिए इसे कहा जाता है अमोनोटिलिक एक्सक्रीटरी ऑर्गेनिज्म। अमोनोटिलिक, क्योंकि जो जीव अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं उन्हें हम कहते हैं अमोनोटिलिक। ठीक है, ये अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं, यानी कि जब इनका एक्सक्रीशन होता है तो अमोनिया के फॉर्म में होता है। तो कुछ हद तक भी एक्सक्रीशन भी इनका जो होता है, अभी मैंने बताया कि इसकी जो सरफेस होती है वो क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है, अर्धपारगम्य होती है। तो इसके साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन हाई होता है देन द वाटर और अमोनिया के कंसंट्रेशन से। तो ये इसकी सरफेस से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं ये एक स्थान पर इकट्ठा होते जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल्स वैक्यूल्स। कुछ परिस्थितियों में जब ये धीरे धीरे क्या होते हैं, ज़्यादा इकट्ठा होने लगते हैं, तो यही अमीबा क्या करता है, इसी कॉन्ट्रैक्टाइल्स वैक्यूल्स को धीरे धीरे क्या करेगा, यहाँ पे लाएगा। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल धीरे धीरे खसक कर यहाँ पर आ जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पर आ जाएगा। और फिर कुछ परिस्थितियों में यही कॉन्ट्रैक्टाइल्स वैक्यूल्स यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टाइल्स वैक्यूल था, ये इसकी परत से बाहर स्प्लिट, इसकी परत थोड़ी सी क्या होगी, स्प्लिट हो जाएगी, और ये वैक्यूल्स, इसके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल था वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यहाँ से क्या होगा, बाहर, ये इसका केंद्रक था, ठीक है, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से इसमें होता है उत्सर्जन, यानी कि एक्सक्रीशन। और किसका एक्सक्रीशन होता है, किस प्रकार का, अमोनोटिलिक होता है। ये चीज़ याद रखना, किस प्रकार का होता है, अमोनोटिलिक, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सॉरी, अमोनोटिलिक होता है। और ये अमोनिया का एक्सक्रीशन करता है, इसलिए इसे कहते हैं अमोनोटिलिक। तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई इस एक्सक्रीशन के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से अमीबा के अंदर इसकी वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं, पूर्ण होती हैं, ठीक। अब अमीबा के बारे में सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब इसके बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो काफ़ी हद तक, अगर इतने में से आपको एग्ज़ामिनर पूछता है आपसे, तो आप अगर पढ़े हैं, अच्छे से तैयार किए हैं, नोट डाउन किए हैं, तो आप बता सकते हैं। बाकी एग्ज़ामिनर की मर्ज़ी, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो चार्ट में बनाए हो वही पूछे।
उसकी जो इच्छा होगी वो पूछ सकता है वो आपसे। लेकिन हाँ, आपके सिलेबस से ही पूछेगा। रिलेटिव ये माना जाता है कि अधिकतर जो आप बनाए हैं चार्ट में उसी से पूछता है, बाकी कभी कभी होता है बाहर से भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप चार्ट में बनाए हैं कि बिल्कुल वही आप और कुछ ना पढ़े हों, बस वही पढ़ के जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं क्लास में, बुक से आप पढ़े हैं, नोट से पढ़े हैं, तो सारी चीज़ें तैयार आपकी होनी चाहिए। जो भी पूछेगा आपको बताना है, कहीं से भी पूछे। ठीक है, तो अब जो हो कुछ चीज़ें और बाकी हैं, हम देख लीजिए। कुछ अमीबा की कुछ और स्पीसीज के लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, सम अमीबा स्पीसीज। तो लिखिए, कुछ अमीबा की स्पीसीज दी गई हैं, इसमें लिख लीजिए आप लोग। मान लीजिए जो अभी हमने पढ़ा था वो क्या था, अमीबा प्रोटियस था। ठीक है, जो इसका जीनस होगा अमीबा का एक ही होगा। जितने भी अमीबा हो गए इनका जीनस जो होगा वो एक ही होगा। जीनस क्या होगा, अमीबा। सिर्फ इनकी स्पीसीज जो होती हैं वो चेंज होती हैं। ठीक, और मैंने बताया था कि जो जीनस लिखेंगे या आप लिख रहे हैं या स्पीसीज लिख रहे हैं तो हमेशा उसे अंडरलाइन करेंगे, हमेशा उसे अंडरलाइन करेंगे। पहले नंबर पर लिखिए अमीबा वेरुकासा। वेरुकासा। सेकेंड नंबर लिखिए अमीबा डिस्क्वाइट्स। फिर थर्ड नंबर लिखिए अमीबा रेडियोसा। अमीबा रेडियोसा। अगला नंबर अमीबा ड्यूबिया। ये कुछ अमीबा के स्पीसीज हैं, आप इसे लिख लीजिए और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें थी अमीबा के बारे में। अब कुछ चीज़ें जैसे देखिए, कुछ चीज़ें और मान लीजिए, जैसे एक आप लोग नाम सुने होंगे एंट अमीबा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये जो एंट अमीबा है इसका भी जो फाइलम होता है प्रोटोजोआ ही होता है, और इसका भी जो सुपर क्लास होता है वो भी सार्कोडिना ही होता है। बट इसका जो जीनस है वो चेंज होता है। अब यहाँ पर जो आप जीनस लिखेंगे, इसका जीनस एंट अमीबा होता है और इसकी स्पीसीज जो होती है वो हिस्टोलिटिका होती है। तो जो एंट अमीबा होता है और हिस्टोलिटिका इसकी क्या है, स्पीसीज है। एंट अमीबा क्या है, इसका जीनस है, आप इसे अंडरलाइन करें। अब देखेंगे ये भी एक अमीबा के प्रकार का ही ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा के प्रकार का ही ऑर्गेनिज्म होता है, बट अमीबा क्या होता है, फ्री लिविंग होता है। वो फ्री लिविंग होता है, यानी कि अगर आप लोग जैसे देखिए कुछ चीज़ें अमीबा के बारे में जैसे याद आ गई और भी सुन लीजिए कि इसका हैबिट और हैबिटाट क्या होता है, यानी कि इसका आवास क्या होता है। तो आप देखेंगे कि कहीं पे भी मिल सकता है आपको, तालाब में, तालाब के अंडर यानी कि अंडर साइड नीचे की ओर मिलेगा आपको। बहते हुए जल में बहुत कम मिलेगा, मिलेगा लेकिन बहुत कम मिलेगा आपको। और अब जैसे मान लीजिए कि तालाब हो गया, लैक्स हो गए, यानी कि लिख लीजिए, लिखना हो तो पॉन्ड्स, लैक्स, पूल यानी कि तालाब, झील, ताल और खाइयों वगैरह में बहुत सारी जगहों में ये मिलता है अमीबा। ये फ्री लिविंग होता है, अमीबा की बात कर रहे हैं, एंट अमीबा की नहीं।
अमीबा की, ये फ्री लिविंग होता है। अमीबा क्या होता है? फ्री लिविंग होता है, यानी कि स्वतंत्र जीवी होता है, यानी स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करता है। बट जो एंट अमीबा होता है ये पैरासाइट होता है। एंट अमीबा क्या होता है? पैरासाइट होता है, यानी कि परजीवी होता है। पैरासाइट का मतलब क्या है? परजीवी होता है। यानी एंट अमीबा जो होता है इसकी स्पीसीज, मान लीजिए एंट अमीबा एक क्या है? ऑर्गेनिज्म है, जीव है। ये जो मिलता है ये ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन में मिलता है। जब आप ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे तो इस बड़ी आंत का एक पार्ट होता है जिसे नाम दिया जाता है कॉलन, और ये एंट अमीबा जो होता है इसी कॉलन में पाया जाता है। परजीवी का मतलब क्या है? ऐसे जीव जो किसी अन्य जीवित जीवों के ऊपर यानी अंदर या बाहर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम कहते हैं पैरासाइट या परजीवी। ठीक है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका भी एक पैरासाइट ऑर्गेनिज्म ही है जो कहाँ पाया जाता है? ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत के कॉलन पार्ट में पाया जाता है। और इसका कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो एंट अमीबा होता है इसका नुकसान क्या होता है ह्यूमन का। तो ये जो कॉलन होता है यानी कि ये क्या है? हमारी बड़ी आंत का भाग है। तो एंट अमीबा जब काफ़ी संख्या में बढ़ने लगता है तो इससे पेचिश रोग उत्पन्न हो जाता है, मनुष्य को पेचिश रोग उत्पन्न हो जाता है। यानी कि ये कॉलन के आंतरिक इंटरनल लेयर को क्या करने लगते हैं? इनकी संख्या अधिक बढ़ जाती हैं तो इन्हें नुकसान यानी कि नष्ट करने लगते हैं। कॉलन की आंतरिक लेयर को, आंतरिक परत को नष्ट करने लगते हैं, जिससे कि मनुष्य को एक रोग हो जाता है जिसे पेचिश कहते हैं। और इसे ही कहा जाता है अमीबिएसिस या अमीबीय पेचिस। ठीक, किसके द्वारा होती है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा। ये कैसा ऑर्गेनिज्म है? पैरासाइट है। कहाँ पाया जाता है? ह्यूमन के बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन पार्ट में पाया जाता है। ठीक, अब देखिए एक एंट अमीबा की ही स्पीसीज है, एंट अमीबा जिंजीवाइलिस। ठीक, इसे भी आप अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि ये भी क्या है? एक ऑर्गेनिज्म का जीनस और उसकी स्पीसीज का नाम है। जीनस क्या है? एंट अमीबा। स्पीसीज क्या है? जिंजीवाइलिस। ये भी क्या है? एक पैरासाइट ही है, पैरासाइट ऑर्गेनिज्म ही है। और ये जो पाया जाता है ये ह्यूमन के टीथ में पाया जाता है। यानी आप देखेंगे तो इसके कारण, यानी कि अगर आप ऐसे देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है तो आप बताएंगे इसके कारण पायरिया रोग हो जाता है। लेकिन दरअसल जो ये पायरिया रोग है अभी तक यही होता था, पता था कि एंट अमीबा से ही होता है, यानी एंट अमीबा जिंजीवाइलिस से ही होता है। बट ये जो एंट अमीबा जिंजीवाइलिस नामक ऑर्गेनिज्म होता है ये पायरिया रोग उत्पन्न नहीं करता, बल्कि अगर पायरिया रोग किसी को है और वहाँ पर एंट अमीबा जिंजीवाइलिस उपस्थित है तो ये क्या करता है? इस पायरिया रोग को बढ़ाता है, यानी कि और भी इसे इन्फेक्ट करता है। इसकी जो मात्रा होती है, कम इन्फेक्ट होता है, इसकी मात्रा को और भी बढ़ाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप ये भी बता सकते हैं, इससे कुछ रिलेटेड था, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी इसलिए मैंने भी आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। ठीक, और आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। ऑल द बेस्ट।